प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी विषय में आज हमारा अध्ययन का विषय है अलंकार। अलंकार शब्द अलम जमाकार दो शब्दों के योग से बना है। अलम का अर्थ होता है भूषण और कार का करना या कार्य, अर्थात भूषण करना, सौंदर्य साधनों द्वारा सुंदरता बढ़ाना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे साधन जो सुंदरता को बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार कविता कामिनी की सुंदरता बढ़ाने के लिए कवि कुछ ऐसे तत्वों का प्रयोग करता है जो कविता की सुंदरता बढ़ा देते हैं। कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले ये तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, पंक्ति में कनक कनक शब्द की पुनरावृत्ति ने लय उत्पन्न कर दी है। पंक्ति सुंदर लग रही है। यहाँ कनक सोना, कनक धतूरे अर्थ में प्रयोग हुआ है। यदि कनक की जगह सोना और धतूरा शब्द प्रयोग कर दिया जाए तो पंक्ति का सौंदर्य ही समाप्त हो जाता है। यही सौंदर्य कविता में अलंकार कहलाता है। आइए अब करते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के 3 भेद माने गए हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार, शब्द अलंकार में शब्दों का चमत्कार रहता है, अर्थात कविता के अंदर जहाँ शब्द का चमत्कार हो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। एक उदाहरण देखिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। यहाँ मोती मानुष चून के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कवि ने पानी शब्द का प्रयोग किया है। यदि पानी शब्द की जगह पर्यायवाची शब्द चमक, इज्जत और जल रख दिया जाए तो कविता का सौंदर्य ही समाप्त हो जाएगा। शब्द अलंकार में हमारा पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक वर्ण बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ समझना अनिवार्य है कि वर्ण क, द, छ आदि होते हैं और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे क जमा न जमा क, कनक एक शब्द है। अतः ध्यान रखना चाहिए कि अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, न कि शब्द की। अब आइए अनुप्रास अलंकार को उदाहरण के साथ समझते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही नभ जल थल में। देखिए यहाँ पे जो ऊपर 2 पंक्तियाँ हैं इनके अंदर च की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो गया है। च बार बार आने के कारण चारों चंद्र की चंचल च च च खेल रही नभ जल थल में। एक लय, लय की भी आवृत्ति 3 बार हो रही है तो कविता का सौंदर्य निखर के बाहर आ रहा है। ये सौंदर्य ही चमत्कार है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार। यमक अलंकार की पहचान है जहाँ एक शब्द या शब्द समूह बार बार आए और हर बार अपना अलग अर्थ दे, वहाँ यमक अलंकार होता है। अर्थात कविता में यह शब्द जितनी बार भी प्रयोग होगा उतनी ही बार अपना अलग अलग अर्थ प्रदान करेगा। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए नर, यह पाए बोराए नर। इन पंक्तियों में बताया गया है कि कनक सोना अर्थात धन, कनक धतूरा, सोने अर्थात धन में धतूरे से अधिक नशा होता है, अर्थात 100 गुना अधिक नशा होता है। वह खाए बोराए नर, वह का मतलब यहाँ धतूरा है। धतूरे को खाने से आदमी पागल होता है। यह पाए बोराए नर, जबकि धन को तो प्राप्त करते ही आदमी पागल हो जाता है। यहाँ कनक 2 बार प्रयोग हुआ लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग है। एक कनक धन अर्थात सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा अर्थात कोई नशीला पदार्थ। तो यहाँ पे एक शब्द 2 बार आया, हर बार उसने अलग अर्थ दिया, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है।
अब श्लेष अलंकार का अध्ययन करते हैं। पहले पहचान देखते हैं श्लेष अलंकार की। जहाँ एक शब्द विभिन्न पदार्थों के सापेक्ष रहकर हर बार अपना अलग अर्थ दे, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इस अलंकार में बार बार प्रयोग होने वाला शब्द दूसरे पदार्थों के साथ जुड़कर हर बार अपना अलग अलग अर्थ प्रदान करता है। एक उदाहरण देखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में बताया गया है कि पानी राखिए, महत्व को बनाए रखिए। बिन पानी सब सून, बिना पानी के इस संसार में सब सुनना है। पानी गए न उभरे, जिसका पानी मर गया, जिसका महत्व समाप्त हो गया, वो दोबारा उभरता नहीं है। मोती मानुष चून, मोती मनुष्य और चूना, मोती का महत्व उसकी चमक से है, तो यहाँ पानी का अर्थ मोती के संबंध में चमक, मानुष के संबंध में पानी का अर्थ है इज्जत, चूने के संबंध में पानी का अर्थ है सफ़ेदी, अर्थात चमक, इज्जत, सफ़ेदी। ये तीनों चीज़, इन तीनों वस्तुओं की यदि खत्म हो जाती है तो इनका कोई भी महत्व नहीं रहता है। तो इन पंक्तियों में पानी शब्द अनेक बार आया और हर बार उसने अपना अलग अलग अर्थ प्रदान किया, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। आइए अब हम अर्थ अलंकार को समझते हैं। अर्थ अलंकार में अर्थ चमत्कार रहता है। शब्द का पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी काव्य में अर्थ चमत्कार बना रहता है। अर्थ अलंकार के अंतर्गत पहला अलंकार है उपमा अलंकार। लक्षण: जहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु के बराबर बताया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय प्रस्तुत वस्तु जिसकी तुलना की जाती है को उपमान अप्रस्तुत वस्तु जिसके साथ तुलना की जाती है के बराबर बताया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। प्रस्तुत वस्तु उपमेय कहलाती है जिसकी तुलना अप्रस्तुत वस्तु उपमान से की जाती है। इसके 4 अंग होते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, वाचक शब्द उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाला, समान धर्म, गुण। गुण से हमारा तात्पर्य उपमेय और उपमान के बीच समानता से है, जो दोनों को एक जैसा दर्शाती है। ये और अच्छे ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। मोम सा तन जल चुका अब। इस पंक्ति में तन उपमेय प्रस्तुत वस्तु, मोम उपमान अप्रस्तुत वस्तु, वाचक शब्द सा समानता बताने वाला, साधारण धर्म जलना। कवि का कहना यह है कि मोम जैसा यह शरीर अब जल चुका। यहाँ शरीर को मोम के समान बताया है। शरीर प्रस्तुत वस्तु हो गया, मोम उपमान हो गया अर्थात अप्रस्तुत वस्तु हो गया। यहाँ केवल शरीर उपस्थित है, मोमबत्ती अर्थात मोम जो जल रहा वो नहीं है। कवि ने यहाँ पे केवल कल्पना की है कि यह मोम सा तन, यह शरीर मोम की तरह है जो अब जल चुका है। वाचक शब्द यहाँ सा है, सा मोम सा शब्द ने मोम और तन के बीच तुलना की है अर्थात समानता बताई है। साधारण धर्म जलना, मोम भी जला और शरीर भी जला, तो जलना दोनों का साधारण धर्म है अर्थात गुण है। इसी गुण के कारण दोनों के बीच में समानता की गई है, अतः यहाँ पे उपमा अलंकार है। हमारा अगला अलंकार है रूपक। लक्षण: कविता में जहाँ एक पद दूसरे पद पर आश्रित हो, अर्थात एक पद का अर्थ जानने के लिए दूसरे पद की आवश्यकता हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि आपने आज टीवी पर किसी नाटक का कोई एपिसोड देखा, लेकिन आपने उससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है, तो देखा जा रहा एपिसोड समझ नहीं आएगा, पहले एपिसोड की जानकारी लेनी पड़ेगी।
रूपक को नाटक भी कहा जाता है। नाटक की प्रत्येक कड़ी यदि आप देख रहे हैं तो नाटक का पूरा अर्थ आपके समझ में आ जाएगा। बीच की यदि कोई कड़ी छूट गई तो नाटक का अर्थ आपकी समझ में नहीं आएगा। एक उदाहरण देखिए, माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी ईव पड़ंग। यहाँ माया का दीपक पर, नर का पतंग पर आरोप किया गया है। पंक्ति में कहा गया है कि धन रूपी दीपक पर मनुष्य रूपी पतंगा भ्रमित होकर गिरकर जल रहा है, लेकिन फिर भी वह रोशनी का मोह नहीं छोड़ पा रहा है। अगर पंक्ति में से माया, दीपक, नर, पतंग शब्दों में से कोई भी शब्द हटा दे तो पंक्ति अर्थहीन हो जाएगी। अर्थात कवि जो बात कहना चाहता है उस बात का अर्थ हम नहीं समझ पाएंगे। इस पंक्ति में एक शब्द का अर्थ दूसरे शब्द पर टिका हुआ है, अर्थात एक पद का अर्थ दूसरे पद से सापेक्षित है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण हैं जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मानो, मनहु, ज्यों, जनु, जनहु, जानो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ये शब्द इसकी पहचान हैं। उदाहरण, लंबा होता जाता ताड़ का वृक्ष मानो छूना व्योम चाहता है। यहाँ ताड़ के वृक्ष में व्योम आकाश की ऊंचाई की संभावना जताई गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, जहाँ निर्जीव को सजीव के रूप में वर्णित किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के द्वारा इसे और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। दिवस अवसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे। यहाँ सूर्यास्त के समय संध्या को परी के समान आसमान से उतरते हुए चित्रित किया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। क्योंकि यहाँ कवि ने निर्जीव संध्या को सजीव की तरह उतरते हुए दिखाया है, अर्थात उस पर सजीवों द्वारा की जाने वाली क्रिया का आरोप किया है, जिससे निर्जीव संध्या भी सजीव प्रतीत होती है।